Hello. हाँ,
चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है हम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो पहले मुझे बता दें कि कोई क्वेश्चन आपका है तो हम उसको एड्रेस कर लें, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, एनी क्वेश्चंस प्लीज बताएं। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम आगे चलते हैं। जनाब कोई बोल नहीं रहा। नहीं सर, ठीक है, चलें। जी सर, आप स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, कंटिन्यू करें। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं भाई। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। यार आप लोगों में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो क्वेश्चंस? सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, रिप्लाई कर चुके हैं हम। आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमें ये एक्सपर्ट सिस्टम से शुरू करना है फिर, ठीक है? और स्क्रीन शो नहीं हो स्क्रीन रही। आप लोगों के सामने आ रही है? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही है? हाँ जी सर, हो गई है। चलें, राइट। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका, आप लोग मुझे ये बता दें कि एक्सपर्ट बंदा कौन होता है। एक्सपर्ट बंदा कौन होता है, ये मुझे बताएं। सर जो ऑलराउंडर होता है, जिसे सब चीज बेहतरीन तरीके से पता होती है। knowledgeable person, सर जो अपने काम में माहिर होता है। capable, बिल्कुल ठीक है। एक बंदा जो किसी एक फील्ड में सब चीजें जानता हो या बहुत सारी चीजें जानता हो, तो वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है? मेडिकल एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, अकाउंटिंग एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या है कि वो बंदा उस फील्ड की चीजों को जानता है। जी, बात समझ आती है? जी सर। अच्छा, अब उससे एक्सपर्ट से अगर मैं कोई सवाल करूंगा तो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है एवरीवन। मैंने से पूछा ये बता दो, ठीक? मेडिकल एक्सपर्ट से मैंने कोई मेडिकल प्रॉब्लम दिया, वो मुझे जवाब दे सकता है। लीगल एक्सपर्ट से मैंने कोई लीगल सवाल किया, वो मुझे जवाब दे सकता है। ऐसा ही है सर। तो बस अब यही चीज एक्सपर्ट बंदे की जगह हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम आ गया। एक्सपर्ट बंदे की जगह क्या आ गया? एक्सपर्ट सिस्टम आ गया। तो जैसे मैं एक्सपर्ट बंदे से सवाल करता था और वो मेरे मसले को हल कर देता था, एक्सपर्ट सिस्टम ये कर सकता है।
जी, यहाँ तक बात समझ आती है? यस सर। ठीक, तो यानी एक्सपर्ट सिस्टम इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपर्ट पर्सन। ठीक है जी, एक्सपर्ट सिस्टम इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपर्ट पर्सन। अब सवाल ये कि एक्सपर्ट सिस्टम बनता कैसे है, तो उसका जवाब ये है कि एक्सपर्ट सिस्टम जैसे बनता है उसको समझने के लिए आप समझें कि बंदा कैसे एक्सपर्ट बनता है, और आपको ये समझ आ गया तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि बंदा कैसे एक्सपर्ट, सिस्टम कैसे एक्सपर्ट बनता है। अगर आप एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा बताएं? अकाउंट्स के बारे में सब जानना पड़ेगा। अकाउंट्स के बारे में सब जानना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मेडिकल पढ़नी पड़ेगी। मेडिकल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और अगर लॉ के मुतालिक आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो लॉ पढ़ने ही उसके पड़ेंगे, बारे प्रैक्टिस में भी करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से बताता हूँ। जो आपने कहा सही कहा है। सर इसमें स्क्रीन आपको शेयरिंग थोड़ा चलेगी सा, आपकी। आई नो स्क्रीन शेयरिंग स्पीड आप चली गई थोड़ी देर के लिए, चली गई, मुझे पता है, रुक जाए एक मिनट। चली थोड़ा सी समझ गई कि गया। आ रही है वापस? सही। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है, एक्सपर्ट बनता है, ऐसे बनता है कि आपने एक्सपर्ट बनने के लिए, एक मिनट, जी। एक्सपर्ट बनने के लिए आपने करना ये है कि पहले तो आपने अपनी बेसिक एजुकेशन मुकम्मल करनी है, ठीक है। बेसिक एजुकेशन मुकम्मल करनी है, आपने इंटरमीडिएट करना है, हाई स्कूल करना है, हाई स्कूल करने के बाद डिग्री करनी है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आप क्या हासिल कर रहे हैं? नॉलेज हासिल कर रहे हैं, क्या ख्याल है? सर अच्छा, नॉलेज हासिल यस सर, करने के साथ बाद आप क्या करेंगे? अब आप कहीं प्रैक्टिस। पर काम करेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आ प्रैक्टिकल नॉलेज जाएंगे। लेंगे, बिल्कुल। तो अब प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप लेंगे, एजुकेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, तो अब आप इस काबिल हो गए, आप किसी हद तक एक्सपर्ट बन गए, और अब आपसे कोई बंदा सवाल करेगा तो आप उसे जवाब दे सकते हैं। जी, बात समझ आती है? यस सर। सिस्टम में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन उससे पहले वापस इंसान पर आते हैं। देखिए, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए तीन चीजें चाहिए, कुछ आपको अल्लाह ताला ने दे दी हैं और कुछ आप खुद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने आप दे दी आपको एक चीज जिसे कहते हैं अकल। एक्सपर्ट बनने के लिए अकल चाहिए, यस। यस सर। दूसरी आपको चाहिए नॉलेज, ठीक है। यस सर। एक अकल चाहिए, एक नॉलेज चाहिए। तीसरी चीज आपको चाहिए एक बातचीत करने का मैकेनिज्म। एक एक्सपर्ट बातचीत करके तो उसको प्रॉब्लम पता चलेगा ना, और फिर वो सोल्यूशन देगा, यस नो। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपर्ट बनने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए अकल, अल्लाह ताला ने दे दी। बातचीत का मैकेनिज्म, उसके लिए अल्लाह ताला ने जुबान और कान दे दिए। और तीसरी चीज चाहिए नॉलेज, उसके लिए आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा और एक्सपीरियंस लिया। जी, बात समझ आ गई? यस सर। अब आप एक यस लीगल, सर, मेडिकल या अकाउंटिंग एक्सपर्ट बन गए। अब कोई आपके पास आता है और आपको प्रॉब्लम बताता है, आपको प्रॉब्लम बताता है, तो जब आपको प्रॉब्लम बताता है तो आप सुनते हैं। आपका जो कान और जुबान है ना, ये आपका इंटरफेस है, इसके थ्रू आप लोगों से एक्सचेंज करते हैं। ये बात समझ आ रही है? जुबान और कान के थ्रू आप लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक। तो आपने क्या किया? आपने प्रॉब्लम सुना और उसके बाद उस चीज को अपनी अकल से एनालाइज किया, अपने नॉलेज से एनालाइज किया और सॉल्यूशन बता दिया, जुबान से सॉल्यूशन बता दिया। जी एवरीवन, यस सर।
क्या आपको ये बंदे का मैकेनिज्म समझ आ गया कि बंदे ने कान से प्रॉब्लम सुना, कान और जुबान उसका इंटरफेस है जिसके थ्रू वो बातचीत करता है, तो कान से प्रॉब्लम सुना, फिर प्रॉब्लम दिमाग में गया, दिमाग में अकल भी थी, नॉलेज भी थी, उससे सोल्यूशन निकाला और सोल्यूशन निकाल के जुबान से बता दिया। सिस्टम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, सिस्टम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, यही चीजें सिस्टम में भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप एक तारीफ देख लें, एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, ये इंसानी जजमेंट को और नॉलेज बेस को सिमुलेट करता है, मींस कॉपी करता है। कॉपी करता है जैसे इंसान फैसला करता है इसी तरह से सिस्टम फैसला करता है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या, लोन प्रोसेसिंग, किसी को लोन देना है, नहीं देना है, कितना देना है, इसमें एक ह्यूमन एक्सपर्ट इन्वॉल्व होता था, अब सिस्टम है। चेस गेम आपने देखे हैं, ये भी एक्सपर्ट सिस्टम्स है। लीगल डायग्नोस्टिक, कोई लीगल प्रॉब्लम था, एक एक्सपर्ट के पास जाते थे और वो आपको प्रॉब्लम सुन के सोल्यूशन बताता था। अब आपके पास लीगल एक्सपर्ट सिस्टम है। जी नौमान, आपने हाथ उठाया, बोले। सर ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगी? हाँ, डिसीजन मेकिंग इसमें आ ये गई है और जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम नहीं कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज है। हम ये कहेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जितने एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं ये एआई बेस्ड होते हैं और एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स भी एआई की एप्लीकेशन है, आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है और एक्सपर्ट सिस्टम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। तो अगर आप कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यस, एक्सपर्ट सिस्टम्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, और वो मैंने आपको भी इनडायरेक्टली इस तरह से बता दिया कि जब आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको अकल चाहिए ना, तो सिस्टम को एक्सपर्ट बनना तो सिस्टम को भी अकल चाहिए। तो सारे मेरी अकल जो है, मेरी जहानत जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई है, तो अल्लाह सुब्हान ताला की ये चीज़ नेचुरल है, लेकिन जो मैं डेवलप करूंगा वो यकीनन एक आर्टिफिशियल मसनूई जहानत होगी। ठीक, समरी इज कि एक्सपर्ट सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत पे। ठीक है जी। और सबसे बड़े मजे की चीज जो एग्जांपल है ना एक्सपर्ट सिस्टम की, वो मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स। मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स यानी अब आप सोचें कि अब जो आपके पास सिस्टम्स हैं वो न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं, कार्डिक सर्जरी कर रहे हैं, तो इस लेवल की आपके पास मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो आई एम श्योर जब आप इसको देखते हैं तो आपको अकाउंटिंग का एक्सपर्ट सिस्टम या मार्केटिंग का एक्सपर्ट सिस्टम बहुत ही बचकाना सा लगेगा। जी, ये बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम में वही सारी चीजें जो इंसान में है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा था इंसान में जुबान और कान है जिसके थ्रू वो बातचीत करता है। ठीक, उसे सिस्टम में हम कहते हैं शेल। शेल के थ्रू सिस्टम प्रॉब्लम लेता है और उसका सोल्यूशन देता है, वो कहलाता है शेल। फिर सिस्टम, हमारे अंदर अकल है, सिस्टम के अंदर भी अकल है, लेकिन सिस्टम की अकल को हम कहते हैं इन्फेरेंस इंजन। सिस्टम की अकल को हम क्या कहते हैं? इन्फेरेंस इंजन। यस सर। अच्छा, फिर इंसान के अंदर भी अकल, अपना नॉलेज होती है, तो जाहिर है सिस्टम के अंदर भी नॉलेज होगी। तो हमारे अंदर नॉलेज बेस है, सिस्टम के अंदर भी नॉलेज बेस है। जी, ये सर ये इन्फेरेंस इंजन एक बार दोबारा बता दो। अकल, इन्फेरेंस इंजन, अकल आपके पास, मैं देखें रिलेट कर रहा हूँ ह्यूमन से। आपके पास जुबान और कान है जिसके थ्रू आप बातचीत करते हैं, तो सिस्टम के पास शेल है जिसके थ्रू बातचीत करता है। आपके पास अकल है, सिस्टम की अकल को इन्फेरेंस इंजन कहते हैं। आपके पास नॉलेज बेस है, सिस्टम के पास भी नॉलेज बेस है। लेकिन एक बात बताएं, किसका नॉलेज बेस अच्छा है, मेरा या सिस्टम का? सिस्टम का सर आपका, क्यों? आपका। क्योंकि ये आप सर ही सिस्टम बनाया का, हुआ है। सर सिस्टम का। सिस्टम का नॉलेज बेस अच्छा है, वजह क्या है उसकी? सर वजह ये है, क्योंकि तो वो भूलेगा नहीं। देखिए मेरा नॉलेज बेस में सिर्फ मेरी नॉलेज है,
सिस्टम के नॉलेज बेस में मेरी नॉलेज भी है और आपकी भी और आपकी भी और आपकी भी और आपकी भी और हजारों एक्सपर्ट्स की नॉलेज डाली जा सकती है इसमें। जी, ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक। अच्छा, तो ये 3 चीजें मैंने आपको इंसान में भी बताई। हमारे पास कान और जुबान है, सिस्टम के पास शेल है, हमारे पास अकल है, सिस्टम के पास इन्फेरेंस इंजन है, हमारे पास नॉलेज बेस है, सिस्टम के पास भी नॉलेज बेस है। ठीक है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं, सिस्टम क्या करता है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सिस्टम के पास ये है, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर। तो आपके पास सर स्क्रीन उड़ गई है। सर स्क्रीन चली गई है। जी, आपके सामने स्क्रीन आ रही है? नहीं सर, कोई नहीं आ नो रही। नो सर। यस अच्छा, सर, आ गई। अब आ रही है? जी आ गई। एक्सपर्ट सिस्टम शेल। अच्छा, शेल से आप बातचीत करते हैं और शेल को आप प्रॉब्लम बताते हैं। जब शेल को प्रॉब्लम बताते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है नहीं आ रही। सर स्क्रीन चली गई है। नहीं आ रही। सर स्क्रीन क्लियर नहीं स्क्रीन है अभी शेयरिंग तक। है, अभी तक आई नहीं। तो लोडिंग हो रही है। सर ये जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो सिस्टम स्लो हो जाता है। कल भी मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया था। सर लोडिंग भी खत्म हो गई है। सेम इशू, नो स्क्रीनिंग। जी, स्क्रीन आ रही है आपके पास? नो सर, अभी नहीं आई। सर लोडिंग हो रही है सर, अभी शो नहीं हुई। यार मेरी तरफ से तो आ रहा है कि शेयर हो गई है। सर आ गई, आ गई। सर अब शो हो गई। आ रही है जी? यस सर, आ यस गई। सर। जी सर आ गई है। एक्सपर्ट सिस्टम शेल है, ठीक है। शेल ने आपसे पूछा प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम आपने लिख के बता दिया, ठीक है। शेल ने फिर ये चीज दे दी किसको? शेल ने ये चीज दे दी इंटरफेरेंस। इन्फेरेंस इंजन को, ठीक है। सर आवाज से रही है, स्क्रीन भी। सर स्क्रीन चली गई है आपकी। इनको भेजो यार, पूरा सेशन मेरा खराब कर दिया। सर जब आप लिखना शुरू करते हैं वो फौरन खत्म हो जाता है। चलो जी, तो आपको समझ आ रहा है? शेल ने आपसे प्रॉब्लम लिया, इन्फेरेंस इंजन को दिया, सर इन्फेरेंस स्क्रीन ही नहीं इंजन है। ने स्क्रीन ही शो हो रही हेलो, जी सर सर आवाज आ स्क्रीन रही है नहीं शो हो रही। आपकी? स्क्रीन नहीं आ रही। फिर आप दोबारा रिकनेक्ट कर लें। सर रीस्टार्ट कर लें, मे ही पॉसिबल कि ठीक हो जाए। हेलो, आ रही है? सर आवाज तो है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। सर आप दोबारा उसको रिकनेक्ट कर लें। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर शेयरिंग हो रही है, अभी शो नहीं हुई। तो आपको एक बात समझ आ गई कि शेल से प्रॉब्लम आपने बताया लिख के, इन्फेरेंस इंजन ने, इस अकल ने नॉलेज बेस की मदद से। सर अभी शो नहीं हुई। सर अब स्क्रीन शो नहीं हुई। सर स्क्रीन शो तो हो लेने दें।
सर रिकनेक्ट कर लें, हो सकता है कि हो जाए। सर फिर ऑफ हो गई है स्क्रीन। सर आप रिकनेक्ट कर लें अपने आप को दोबारा। नहीं ये जी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर वॉइस सर के आवाज सर तीन वॉइस सर तो आपकी आवाज तो पहले आपकी भी आ रही पहले थी। से क्लियर है सर। स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। जी आपको ये पिक्चर समझ आ गई जो मैंने बनाई है स्क्रीन पे? सर कुछ सर नजर ही नजर नहीं आ आएगी रहा। तो समझ आएगी ना। यार यहाँ से तो स्क्रीन शेयर हुई हुई है मेरे पास। सर सर यहाँ आपकी सर शेयरिंग होती है लेकिन शो नहीं होती है सर आ स्क्रीन गई सर पे। है, लो पिक्चर आ सर गई अब है आ आ भाई गई गई है साहब। सर। गई सर अब शो हो गई। ठीक है ये आपको पिक्चर समझ आ गई राइट? अच्छा अब आप वापस ह्यूमन पे आए हैं। ह्यूमन जो है मैं अगर एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ या लीगल एक्सपर्ट हूँ या कोई भी एक्सपर्ट हूँ, कुछ अरसे बाद मेरी नॉलेज पुरानी हो जाती है, तो मुझे सर ये अपनी फ्लो नॉलेज को चार्ट अपडेट दोबारा करना। समझा दें सर। जी सर ये फ्लो चार्ट दोबारा समझा दें, क्या लिखा है आपने? भाई ये क्या लिखा था यहाँ पर? आपको मैंने क्या बताया था कि एक शेल होता है, ठीक है? ये शेल मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ये शेल है, ठीक है? फिर शेल के बाद आपके पास शेल से आप बातचीत करते हैं, लिख के अपना प्रॉब्लम बता देते हैं उससे, वो फिर ले जाता है इन्फेरेंस इंजन में, और इन्फेरेंस इंजन जो है वो इस चीज़ को लेके अकल में जाता है। इन्फेरेंस इंजन अकल है, ये चीज़ लेके नॉलेज बेस में जाता है और उसका सोल्यूशन ढूंढता है, और फिर सोल्यूशन जो मिलता है वो सोल्यूशन जो है नॉलेज बेस इन्फेरेंस इंजन को बताता है। नॉलेज बेस इन्फेरेंस इंजन को बताता है और इन्फेरेंस इंजन जो है वो शेल को बताता है और शेल हमें स्क्रीन पे सोल्यूशन दिखा देता है। जी समझ आ गई बात? यस सर। जी समझ आ गई? यस सर। यस सर समझ आ गई। अच्छा जी अब देखिए इंसान जो है ना, इंसान की नॉलेज भी पुरानी हो जाती है। मैं अगर मेडिकल या लीगल एक्सपर्ट हूँ तो कुछ अरसे बाद इतनी डेवलपमेंट हो रही है ज़िंदगी में, दुनिया में, कि मुझे चीज़ें, मैं पीछे रह जाऊँगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है? कोई बुक पढ़नी पड़ती है, कोई सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, और यूँ मेरी नॉलेज अपडेट होती है। यस नो? यस सर। यस सर। अब ये जो सिस्टम का नॉलेज बेस है ना, ये भी पुराना हो जाता है। सिस्टम का नॉलेज बेस भी पुराना हो जाता है, और जब सिस्टम का नॉलेज बेस पुराना हो जाता है तो उसको भी अपडेट करने की जरूरत है। तो उसको अपडेट करने के लिए आपके पास ये चीज होती है जिस कॉल्ड कैप। सर फिर चली गई ये स्क्रीन शेयरिंग। यस सर। और आवाज भी नहीं आ रही सर। सर की नेट सर प्रॉब्लम है। कोई आईटी के बंदे से कंसर्न करें, ये बार बार क्या हो रहा है? अब आ गई।
सर आज हमारा पढ़ने का दिल कर रहा है, आपका सिस्टम नहीं ठीक। इंटेलिजेंट। सर फैक्ट्री रीसेट कर दें। यार 2 मिनट चुप भी कर दो, सर को आप लोगों ने वैसे कंफ्यूज कर दी है। ओके सर। यार तुम भी चुप हो जाओ ना, तुम क्यों बोल रहे हो? यार आज सिस्टम इसलिए खराब है, एक बंदा नहीं बोल रहा इसलिए। कौन सा? सही कह रहा है यार, बंदा पहुंच गया जहाँ पे पहुंचना था ना, बिल्कुल पकड़ लिया। लंदन जाफरी। इशारा ही काफी है यार। हाँ जो भी समझ लो आप। यार अली भाई को आज समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा। यार किधर एडमिशन ले लिया यार, फंस गए हैं कसम से। गई भैंस पानी में। अली भाई को सब समझ आ रहा है आज। यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी ओपन करने लगा हूँ, इनका कोई फायदा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होंगी आपकी। एंजॉयमेंट साथ होगी। हाँ फुल चिल माहौल यार। ओके गुड। क्लास टीचर पता है कौन होगा आपका? कौन? मुर्शिद यार। कौन लंदन होगा? जाफरी। ओ लंदन जा। आवाज आ रही है मेरी यार? फिर तो सर सारे आवाज पास आ हैं। रही पर स्क्रीन नहीं आ रही। आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही। ये भी आवाज बेहतर है कुछ? सर बेहतर है लेकिन स्क्रीन आउट है। आपकी आवाज तो पहले भी आ रही थी, सिर्फ स्क्रीन का इशू था। आप किसी आईटी के बंदे को बोलेंगे ये बात। सर खुद यार आईटी के बंदे हैं यार, क्या हो गया? वेट करो। ओके अली भाई। यार जब तक सर नहीं आते कोई गाना ही सुना दो यार। शेख साहब आज आप चुप क्यों हैं? अभी कुछ बेहतर हुआ नेट से? सर आपकी आवाज तो पहले भी नहीं थी ना कट रही, सर आपकी स्क्रीन नहीं आती। मतलब आपकी आवाज का इशू नहीं है, स्क्रीन का है।
आप सुनो। हाँ, आवाज अभी आई, आवाज सही आ रही है? सर आवाज तो आपकी गई नहीं थी सर, आवाज तो बिल्कुल ठीक थी सर। सर आपकी स्क्रीन आ रही है आपके पास? यस सर, जी स्क्रीन सर आ आ गई गई है। ओके हो गया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जी अभी आ रही है स्क्रीन अभी आपके पास? जी सर, आ रही है। यस सर, आवाज भी सही आ रही है? यस सर, आवाज भी आती है। परफेक्ट है सर आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है, शुरू से ठीक आ रही है, सिर्फ स्क्रीन डिस्टर्ब करती है। सर फिर गई। अगेन सर फिर चलेगी स्क्रीन। तो भाई जिसका अभी टर्न की आवाज आई ना, डिस्कनेक्ट हुआ से मेरा माइक ऑफ हो गया। सब काइंडली रिकनेक्ट कर ले। 8 है। जी आवाज आ रही है आप लोगों को यार? सर आवाज का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम है, जो बार बार आ जाती है, बार बार चली जाती है। अभी आ रही है स्क्रीन? जी सर आ जाती है, बस जी नीचे सर नहीं हो रही है। यस सर, आ रही आ गई? यस सर, नहीं सर आई नहीं अभी, आ गई है सर। आ गई आ गई। आ गई है? ठीक है। जी अब यहीं पे रुको यार। तो आपको ये पता चल गया एक्सपर्ट सिस्टम शेल है, इन्फरेंस इंजन है, नॉलेज बेस है। ठीक, अभी मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन एक्सपर्ट है ऐसा ऐसा उसकी नॉलेज भी बेकार हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो क्या करना पड़ता है फिर आपको? सर थोड़ा आपको कोई सेमिनार स्लो अटेंड आप करना पड़ता है। स्लो डाउन करें, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, बहुत स्पीड से आप जा रहे हैं। क्या आवाज नहीं आ रही आप लोग को? सर आपकी स्पीड बहुत तेज है, आवाज तो आए ना आए वो दूसरी बात है, आपकी स्पीड बहुत तेज है। जी अभी आवाज आ रही है सही? यस सर, आवाज आ रही है। सर आपकी सर आवाज का मेरी तो इशू आवाज नहीं आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। यार अभी अवेलेबल रहना यार, अभी अवेलेबल रहना। इंसान की नॉलेज पुरानी हो जाती है। यस मैम? यस सर, तो उसके लिए भी उसे बिल्कुल। सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, कोई वर्कशॉप अटेंड करना पड़ता है। इसी तरह जो सिस्टम का नॉलेज बेस है वो भी पुराना हो जाता है। ठीक है, उसको अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये टैक्स का एक्सपर्ट सिस्टम है, तो अब हर साल टैक्स के अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं। अब आपको अपने टैक्स के एक्सपर्ट सिस्टम को अपडेट करना है, तो उसको अपडेट करने के लिए आपके पास एक चौथा हिस्सा होता है सिस्टम के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन प्रोग्राम। नजर आ रहा है आपको? चौथी चीज जो लिखी हुई है नॉलेज एक्विजिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जी नॉलेज सर नजर आ एक्विजिशन रहा है। प्रोग्राम क्या होता है? ये क्या होता है कि जब भी आपने सिस्टम के नॉलेज बेस को अपडेट करना है, तो उसको अपडेट करने के लिए आप कैप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स का कोई नया रूल आ गया है, तो आप क्या करेंगे, उस रूल को ऐड करेंगे नॉलेज बेस में। लेकिन नॉलेज बेस में ऐड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सिस्टम का एक पार्ट विच इज कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन प्रोग्राम। जी बात समझ आती है? Yes, sir. सर अगेन रिपीट राइट, तो ये आपके पास सारा मैकेनिज्म है। सर जरा थोड़ा सा हल्का सा ये नीचे वाला करिएगा, कैप जरा अगेन करिएगा थोड़ा सा। नॉलेज एक्विजिशन प्रोग्राम का काम ये है कि जब भी आपने नॉलेज बेस को अपडेट, जब भी आपने नॉलेज बेस को अपडेट करना है, तो नॉलेज बेस को अपडेट करने का जो तरीका है वो है कैप। कैप एक प्रोग्राम है जिसे आप चलाएंगे और वो आपसे पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम, आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, और मैं वो चीज़ बताऊंगा और कैप के थ्रू वो चीज़ ऐड कर दी जाएगी नॉलेज बेस के अंदर। जब वो नॉलेज बेस के अंदर ऐड हो जी गई, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, ठीक, तो उसमें उस नई नॉलेज को भी शामिल रखेगा। जी समझ आ गई बात? जी ठीक हो गया यस सर, सर। ओके हो गया। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम हम बना सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये 4 कंडीशंस हम देख लेते हैं। एक कंडीशन तो ये है कि जिस चीज़ के लिए आप सिस्टम बना रहे हैं
वो प्रॉब्लम वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है तो उसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो प्रॉब्लम जैसे टैक्स का प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, दीज आर वेल डिफाइंड। यस नो? यस सर। जी सर। फिर जिस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए रूल्स होने चाहिए। जिस चीज़ में कोई रूल ही नहीं है तो उसके लिए मैं बंदे को भी एक्सपर्ट नहीं बना सकता और शायद सिस्टम को भी एक्सपर्ट नहीं बना सकता। तो जैसे आप देखिए, अगर मैं टैक्स से एक्सपर्ट सिस्टम बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि टैक्स के अंदर डिफाइंड रूल्स हैं, मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर डिफाइंड रूल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एक प्री कंडीशन तीसरी वाली ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपर्ट सिस्टम बना लूँ और बंदे को मैं और कामों पर लगा दूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं सिस्टम बना लूँ और बंदे को मैं बड़े कामों पे लगा दूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता होता ही है कि एक सिस्टम बना लिया, अब बंदे को वहाँ से हटा कर बड़े प्रॉब्लम पे लगा दिया और ये छोटे मोटे प्रॉब्लम सिस्टम देख रहा है। अब फिर मैंने और बड़ा सिस्टम बना लिया, बंदे को मैंने और मुश्किल कामों पे लगा दिया और आहिस्ता आहिस्ता करते फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैं हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करता हूँ और बंदे को फारिग ही कर देता हूँ। ठीक है। फिर एक और चीज़ भी ये है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट भी देखना है। आजकल एक्सपर्ट सिस्टम खासे एक्सपेंसिव हैं, एक्सपर्ट सिस्टम खासे एक्सपेंसिव है, एक्सपर्ट बंदे सस्ते हैं। ठीक, तो जहाँ बंदा सस्ता होगा मैं बंदे को इस्तेमाल करूँगा, सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करूँगा। जी, ये बात समझ आती है? सर फर्स्टली बता दें, प्रॉब्लम रीजनेबली वेल डिफाइंड। कौन सा होगा? सर फर्स्ट वाला प्रॉब्लम रीजनेबली वेल डिफाइंड। यार, जो भी प्रॉब्लम आपको आप सॉल्व करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम का आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? रीजनेबली वेल डिफाइंड का मतलब उसको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं मेडिकल प्रॉब्लम्स को हल करना चाह रहा हूँ, टैक्सेशन प्रॉब्लम्स को हल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो प्रॉब्लम्स का एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जी, क्लियर है? जी जवान, बात क्लियर है? सर कॉस्ट बेनिफिट दिखाइए। यार, जिन्होंने पहला सवाल किया तो उनको क्लियर हो गया, ये बताएं। यस सर, यस सर। हेलो। अच्छा, और कॉस्ट बेनिफिट का मतलब है कि सिस्टम सस्ता होना चाहिए। अगर बंदा सस्ता होगा तो मैं बंदे को रखूंगा, सिस्टम को थोड़ी रखूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये डिफाइंड रूल्स को दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। भाई, डिफाइंड रूल्स का मतलब है जब भी कोई काम करना होता है उसके रूल्स होते हैं ना। अकाउंटिंग का एक्सपर्ट को अकाउंटिंग के रूल्स पता होने चाहिए, लीगल एक्सपर्ट को लीगल रूल्स पता होने चाहिए। तो डिफाइंड रूल्स होते हैं जब भी तो पता होंगे। अगर मैं एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम का भी पता होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है? ओके सर। जब एक्सपर्ट सिस्टम का बेनिफिट क्या होगा? सर किसी का माइक ओपन है, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा जी, फायदे क्या है एक्सपर्ट सिस्टम के? एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बंदा अब जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी एक्सपर्ट डिसीजन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप टैक्स के एक्सपर्ट नहीं है लेकिन आप टैक्स के मामलात को देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको बिल्कुल भी टैक्स का आइडिया ही नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आप लीगल एक्सपर्ट नहीं है लेकिन लीगल एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से फैसले कर सकते हैं। जी, ये पॉइंट समझ आता है? यस सर। अच्छा जी, जाहिर है कि सिस्टम जो है वो फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। बंदा जो है इतना फास्ट नहीं होता, इतना एक्यूरेट नहीं होता। और एक और चीज़ ये है कि बंदा कंसिस्टेंट भी नहीं होता। कंसिस्टेंट नहीं होता का मतलब क्या है? कि बंदे का एक मूड भी होता है। अच्छा मूड है तो अच्छी तरह से बात करेगा, और बुरा मूड है तो शायद आपका मसला इतना अच्छी तरह से हल नहीं करेगा। सिस्टम में ये इशू नहीं आता। जी, बात समझ आ रही है? यस सर। सर वो अच्छा। चीजें भी डिपेंड करती हैं इस पे। सॉरी? सर वो मूड पे डिपेंड नहीं करता। जी वो जी, तो वही ना, कंसिस्टेंट का मतलब ये कि बंदे का मूड होता है, सिस्टम का कोई मूड नहीं होता, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। ठीक है सर, पीछे और आपने जी बताया कि कंपेयर किया ह्यूमन को सिस्टम से। जी तो इसमें आप मूड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिस्टम का तो कोई मूड नहीं होता, फिर कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप?
तो भाई हसीन नौजवान यही तो कह रहा हूँ, तो फर्क भी तो होगा ना। बेसिक वर्किंग मैंने आपको बताई कि भाई सिस्टम की वर्किंग और बंदे की वर्किंग सेम है। एक्सपर्ट बनने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए सिस्टम को भी वही चाहिए, लेकिन फिर ये एडवांटेजेस में आप पढ़ रहे हैं ना कि बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, बंदे का मूड है। सिस्टम कंसिस्टेंट है, उसका मूड नहीं होता, उसको गुस्सा नहीं आता, वो उदास नहीं होता, कह रहे तो लिखा हुआ है ना यहाँ पर कंसिस्टेंट। बाकी जहाँ तक सेम है वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेम करने का मतलब ये, अगर मैंने कहा कि सिस्टम की वर्किंग और बंदे की वर्किंग खासी सेम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है हर चीज़ सेम हो गई है। इसका तो सिस्टम खाता नहीं है, बंदा खाता है। बंदा सांस लेता है, सिस्टम सांस नहीं लेता। मैं तो सिर्फ वर्किंग की बात की है, ठीक है ना जी? बात समझ आ रही है? यस सर। तो बंदे का मूड है, सिस्टम का मूड नहीं है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। प्लस सिस्टम आपको हमेशा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देगा कि एक सोल्यूशन आपके पास इस सूरत हाल में ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। बंदा भी, एक्सपर्ट भी ऑल्टरनेटिव बताता है कि आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन शायद बंदा कम सोल्यूशंस बताएगा आपको, सिस्टम ज़्यादा सोल्यूशंस बता सकता है। जी बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, अगला वाला पॉइंट इज रिड्यूस स्टाफ कॉस्ट। स्टाफ कॉस्ट कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अब बंदे कम चाहिए। पहले 10 बंदे चाहिए थे, अब 10 बंदों का काम एक सिस्टम कर देता। अच्छा, और छोटे मोटे इश्यूज पे आपने एक्सपर्ट सिस्टम लगा दिया और बंदे को आपने लगा दिया कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर। जी बात समझ आ रही है? जो ज़्यादा मुश्किल काम है वो हमने बंदे को दे दिए और कम मुश्किल काम सिस्टम को दे दिए। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता अब सिस्टम्स बहुत एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, तो अब तो ये वक्त आ गया कि बहुत सारी जगहों पे बंदे आपने हटा दिए और एक्सपर्ट सिस्टम्स लगा दिए। फिर कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये है, जिस इदारे ने एक्सपर्ट सिस्टम लगाया हुआ है वो दूसरों से बेहतर चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एयरलाइन है, उसने एक्सपर्ट सिस्टम लगाया हुआ है, एक बैंक है, उसने एक्सपर्ट सिस्टम लगाया हुआ है, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहा होगा अपने कस्टमर्स को यूजिंग दिस एक्सपर्ट सिस्टम। तो उसके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज आ जाएगा, वो दूसरों से बेहतर हो जाएगा। जी ये बात समझ आती है? जी जी ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट इज सिस्टम हमेशा अवेलेबल है। बंदा अवेलेबल नहीं होता, बंदा रात को सो रहा होता है, बंदा बीमार होता है, 10 मसले होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है आखिरी वाला, मल्टी एक्सेस। मल्टी एक्सेस का मतलब ये है कि देखिए, फर्ज करें मैं एक एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास एक वक्त में कितने बंदे आ सकते हैं अपने मसला हल करवाने के लिए? अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड भाई? एक वक्त में मेरे पास एक ही बंदा बैठ सकता है, मैं उसी पे काम करूँगा, उसी के मसले को हल करूँगा। यस नो? सर लाइन लगवा ले सारों की। यार जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका जवाब दे ना। मैं एक एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, 10 मरीजों को एक साथ देख सकता हूँ? नहीं सर, एक तो एक टाइम में देखेंगे। एक ही पे हेल्प काम करेंगे। मैं एक फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इस वक्त एक ही बंदे के साथ मसला हल कर सकता हूँ बैठ के। ठीक है, मैं 10,000 कस्टमर्स को देख सकता हूँ, लेकिन एक वक्त में एक को ही देखूंगा। यस नो? एक ही को। यस सर। बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं है। ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है मेरे पास, इसको मैं एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दूं, 2 में कर दूं, 10 में कर दूं, 20 में कर दूं, 2 लाख कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दूं। तो इसका मतलब है फिर ये एक्सपर्ट सिस्टम अगर 2 लाख कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड है, ये एक वक्त में 2 लाख लोगों के मसलों को हल कर सकता है। बात समझ आती है? इसमें 5 पॉइंट समझा दी। कौन सा पॉइंट सर? 5 नंबर में लिखे हैं। यस सर। ये वाला रिड्यूस स्टाफ कॉस्ट या रिलीव एक्सपर्ट, ये वाला यस सर। रिलीव एक्सपर्ट सिस्टम को लगा दें और बंदे को बड़े कामों पे लगा दें। ये लिखा हुआ है, छोटे छोटे एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाते जाएं और उन मसाइल को सिस्टम के थ्रू हल कर लें, और जितने मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं उस पर बंदे को लगा दें। जी बात समझ आती है? सर मुश्किल काम पे बंदे को क्यों लगाना है सर? क्योंकि जबकि जो है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम है, उसकी एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, और उसके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी है। मतलब मैंने एक और जुमला कहा था, अपर हैंड हो गया ना इंसान पे। मैंने एक जुमला आपसे कहा था
देखिए एक्सपर्ट सिस्टम्स अभी नए हैं, रिलेटिवली नए हैं, ठीक है, रिलेटिवली नए हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मशीनें बनाई ना, अब आपने बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए मशीनें बना ली हैं। तो इसी तरह से आप जो मसले थे, जो कॉमन मसले थे, उसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम्स बना लिए, ठीक है। लेकिन जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं वो इंसान अभी भी इंसान ही देख रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप क्या करेंगे कि अभी एक मसले के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बना लिया, अब वो अपने सिस्टम को दे दिया, उससे मुश्किल काम बंदे को दे दिया, ठीक। फिर थोड़ी देर से बाद आप जो काम बंदे के पास था उसके लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं, बंदे को और मुश्किल काम दे रहे हैं, और करते 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 फिर इंशाल्लाह एक दिन बंदे की छुट्टी हो जाएगी। तो ये तो मैंने पीछे कहा था आपसे, प्री कंडीशंस के अंदर ये बात एग्जैक्टली कही थी कि रिलीजिंग एक्सपर्ट फॉर डिफिकल्ट प्रोग्राम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो शुरू में जो एक्सपर्ट सिस्टम्स बन रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंदे रिप्लेस होते जा रहे हैं। जी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो पीछे हमने बात की थी ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, मैं एक्सपर्ट सिस्टम वहाँ लगाऊंगा ना जहाँ पर मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो, खर्चा कम हो। लेकिन अगर मुझे पता चल रहा है कि बंदा सस्ता है और सिस्टम महंगा है तो मैं क्यों लगाऊंगा सिस्टम? जी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, सिस्टम को अगर आप सिस्टम लगाएंगे आपको थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट तो चाहिए होगी ना, हार्डवेयर की सपोर्ट भी चाहिए होगी, सॉफ्टवेयर की सपोर्ट भी चाहिए होगी। ये भी एक डिसएडवांटेज है, बंदे को शायद सपोर्ट नहीं चाहिए। फिर एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई नॉन एक्सपर्ट इसको इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है कि गलत फैसला कर ले। मैंने अभी पहले भी कहा था कि एक बंदा जिसको टैक्स का कोई आइडिया ही नहीं है, लॉ का कोई आइडिया ही नहीं है, वो अगर टैक्स के या लॉ के एक्सपर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करेगा तो वो सही फैसला नहीं कर सकेगा। जी बात समझ आती है? सर ये यहाँ पे समझ नहीं आई ये नॉन एक्सपर्ट वाली में। सर ये तो इसकी बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है ना? जी सिस्टम की बात हो रही है। फिर तो सर रॉन्ग एडवाइस सर क्या मतलब, यहाँ पे बंदा तो है नहीं। जो मैंने कहा था मैं उसे रिपीट करता हूँ। एक बंदा एक्सपर्ट सिस्टम को यूज कर रहा है, इस बंदे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है टैक्स का, वो एक टैक्स एक्सपर्ट सिस्टम को यूज कर रहा है, तो क्या वो उससे सही एडवाइस ले सकता है? ठीक हो गया सर, समझ आ गया। समझ आ गई बात? सर समझ आ गई। ये सर ठीक हो गया। बंदे को थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना टैक्स का, लॉ का, जब भी उसको जी ठीक हो गया। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि अभी हमने कहा कि अब टैक्स सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, इंजीनियरिंग का सिस्टम है, इसको हर थोड़े अर्से बाद आपको अपडेट करना पड़ता है, ठीक। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। फिर एक और डिसएडवांटेज ये है कि सिस्टम में डाउन टाइम भी होता है। डाउन टाइम का मतलब है कि वो ख़राब भी होता है, जब ख़राब हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। फिर रिलायंस भी होती है। रिलायंस का मतलब ये है कि अब आप सर डाउन टाइम में वायरस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं? या खराबी के अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, वायरस से ख़राब हो जाए, बिजली से ख़राब हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी चीज़ होती है। डाउन टाइम का मतलब सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आग लग जाए तो फिर तो खत्म ही हो गया ना, फिर तो डाउन तो ना हुआ ना। वो लेकिन टेक्निकल टर्म यही कहेंगे ना, सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल का मतलब है डाउन टाइम। अब डाउन टाइम की बहुत सारी रीजंस हो सकती है। ओके सर। अच्छा, रिलायंस, अब आप बंदे पर रिलाई करने के बजाय सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये कोई इतना खास डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि अब हम बंदे पर रिलाई करने के बजाय सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट है रेजिस्टेंस। लोग रेजिस्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स को। अब अगर एक लीगल एक्सपर्ट सिस्टम आ रहा है तो लॉ के लोग उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है हमारी नौकरियां जाएंगी। अगर अकाउंट्स का एक्सपर्ट सिस्टम आ रहा है, या अगर टैक्स का एक्सपर्ट सिस्टम आ रहा है, या फाइनेंस का एक्सपर्ट सिस्टम आ रहा है, या मार्केटिंग का एक्सपर्ट सिस्टम आ रहा है, तो उस फील्ड के लोग उसे रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी नौकरियां जाएं। सर ये एडवांटेजेस में ऑलवेज अवेलेबल है और डिसएडवांटेज में डाउन टाइम है, तो ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि मैंने मिसाल आपको दी थी कि बंदा आपके पास रात को अवेलेबल नहीं है, सिस्टम 24 घंटे अवेलेबल है। यस नॉट? यस सर। बंदा हर वक्त अवेलेबल नहीं है, सिस्टम हर वक्त अवेलेबल है, चीज़।
और यहाँ मैंने डाउन टाइम में आपसे कहा कि खराब भी हो सकता है। Yes, अवेलेबल sir. तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह है ना, कभी कभी सिस्टम खराब हो सकता है। जी जी। ठीक है। अच्छा सर जी, लेकिन उसमें अल्टरनेटिव भी होता है उसका, अगर डाउन हो जाए तो। वो तो ज़ाहिर है कि अगर आप एक अच्छा इदारा है तो आप हर चीज़ को ऑल्टरनेट रखते हैं, लेकिन हर इदारा तो ऑल्टरनेट नहीं रखते ना। सर रिलायंस जरा अगेन बता दें थोड़ा सा, रिलायंस का। रिलायंस का मतलब है कि आप इस पर रिलाई कर रहे हैं। पहले हम रिलाई करते थे बंदों पे, ह्यूमन एक्सपर्ट्स पे, आजकल हम रिलाई कर रहे हैं सिस्टम्स पे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि सिस्टम्स रिलेटिवली नए हैं, ठीक, तो नए होने की वजह से उन पर रिलाई करना, लेकिन एक अगर एक नया एक्सपर्ट बंदा भी है तो उस पर रिलाई जी। करना भी थोड़ा खतरनाक होता है। क्या ख्याल है? जी। इसी तरह से सिस्टम्स रिलेटिवली, मैं बार बार कर रिलेटिवली नए हैं। ह्यूमन एक्सपर्ट्स तो सैकड़ों साल से है ना, बंदे जी। जो हैं थोड़े से पुराने हैं, सिस्टम्स थोड़े से नए हैं, तो थोड़ा सा अभी हमें घबराहट होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं। जी। जहाज में ऑटो पायलट लगा हुआ है, यस सर। लेकिन क्या पायलट्स उसको यूज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली? नहीं। नो सर। बहुत कम। वो कोशिश करते हैं, खुद ही टेक ऑफ करते हैं, खुद ही लैंड करते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहां वो उसको यूज करते हैं। फिर तो हम सिस्टम पे ज्यादा रिलाई करना नहीं चाहते। चंद जगहों पे, चंद जगहों पे ठीक करना हो गया चाहते हैं, सर। चंद जगहों पे नहीं करना। जी समझ आ गया। अच्छा जी, इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम्स। अच्छा ये सर एक मरतबा फिर से रिपीट कर दे रेजिस्टेंस को। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की एक्सपर्ट हैं, आपका इदारा कह रहा है जी आपकी जगह हम एक एक्सपर्ट सिस्टम ला रहे हैं, क्या करेंगे आप? मैं इख्तिलाफ करूंगी। तो बस यही तो लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस। अच्छा सही। अच्छा जी, कितना आप एक्सप्लेन करते हैं? क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कितना प्यारा आप एक्सप्लेन करते हैं। आप इतने प्यारे हैं ना, तो इसलिए मैं प्यारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम्स, इंटीग्रेट का मतलब होता है कनेक्टेड। और कल हमने इसकी खासी बात की थी। कल मैंने कहा भी था कि मैंने आपको पढ़ा दिया, नाम नहीं लिया, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके। याद करें, कल हम भी बात कर रहे थे कि टीपीएस से चीज़ें जा रही हैं एमआईएस में, एमआईएस से डीएसएस में, डीएसएस से ईआईएस में, ईआईएस से आप नीचे टीपीएस में आ रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये सिस्टम्स जुड़े हुए हैं आपस में। यस नो, ये सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। ये बात समझ आ रही है? यस सर। और कनेक्टेड के लिए जो सर ये बीच में कुछ आवाजें आ रही हैं, कोई आइसक्रीम की शायद। to function separately and collectively। तो यहाँ पर ये सारे सिस्टम अलग अलग भी काम कर सकते हैं और मिलजुल कर भी काम कर सकते हैं। ठीक, आप याद करें कल मैंने कई दफा मिसाल दी आपको कि आपके पास एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि टीपीएस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उससे डेटा पीछे जा रहा है एमआईएस में, जिसके थ्रू रिपोर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। गेटिंग? तो इसका मतलब दो सिस्टम्स जुड़े हुए हैं। तो किसी भी दो सिस्टम्स को अगर आप जोड़ लें तो वो बन जाता है इंटीग्रेटेड। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेल्स का सिस्टम है, एक परचेस का सिस्टम है और एक इन्वेंट्री का सिस्टम है। मैंने तीनों को लिंक अप कर लिया, तो ये क्या बन गया? इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। इंटीग्रेटेड क्यों है? इसलिए कि तीनों आपस में लिंक्ड अप है। मैं जैसे सेल्स में वैल्यूज डालता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा अपडेट हो जाता है इन्वेंट्री। यस नो? जैसे ही परचेस करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी इन्वेंट्री अपडेट हो जाती है। यस नो? यस सर। तो यही लिखा है। इसके फायदे क्या है? इनपुट टू वन सिस्टम इज इनपुट टू मेनी सिस्टम। ये सर सेल्स में इनपुट किया, इन्वेंट्री में भी इनपुट हो गया, टीपीएस में इनपुट किया, एमआईएस में भी इनपुट हो गया। ठीक, या फिर दूसरा फायदा ये है कि आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज इनपुट टू अदर सिस्टम। अगेन रिपीट कर दें। कौन सा वाला?
सर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। कभी भी दो सिस्टम्स को आप जोड़ दें, 2 3 4 5 10 20 50 सिस्टम्स, तो जब सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो इंटीग्रेटेड कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आप सेल्स, परचेस और इन्वेंट्री के सिस्टम को जोड़ दें तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब फायदा ये होगा कि एक सिस्टम में इनपुट डालेंगे तो दूसरे सिस्टम में खुद ही इनपुट हो जाएगा। और फायदा क्या होगा, बाज़ वक़्त एक सिस्टम का आउटपुट जो है वो दूसरे सिस्टम का इनपुट बन जाएगा। जी बात समझ आ रही है? एग्जांपल दे सकते हैं भाई ये परचेज, सेल, इन्वेंट्री, ये एग्जाम्पल ही तो है यार। सर ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है, कोई छोटी सी नहीं है। ये छोटी ही एग्जाम्पल है, ये सबसे छोटी एग्जाम्पल है। अब आपने अगर बड़ी एग्जाम्पल ले ली है तो मैं आपको बड़ी एग्जाम्पल दे देता हूँ। छोटी, इससे छोटी कोई एग्जाम्पल नहीं है। इससे बड़ी एग्जाम्पल हो सकती है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है, वो काम कर रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम को जैसे प्रोड्यूस की चीज़ें वो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट जो है वो चला गया आपके सेल्स सिस्टम के अंदर कि ये चीज़ें सेल के लिए अवेलेबल हैं। सर आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आवाज़ आ रही है, बोले। सर इनपुट और आउटपुट का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। जी जी क्या एग्जांपल? जैसे सर एक एफबीआर में लोग खुद ही अपनी सेल और परचेज धारा करते थे, लेकिन एफबीआर ने एक सिस्टम निकाल दिया कि जो सेल करेगा ना वो परचेजर की ऑटोमेटिक उसका इनपुट हो जाएगा, तो उसे डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा उसकी परचेज उसकी सेल। ठीक है, लेकिन ये जरा मुश्किल एग्जांपल है ना सर। इसमें प्रोडक्शन तो कहीं भी नहीं है, इसीलिए मैंने बड़ी अरे भाई क्या आपको बात ना फंसा देते हैं बिल्कुल। इसीलिए बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, सेल, परचेज और इन्वेंट्री की। अब आपको समझ आई कि जैसे कोई और एग्जांपल आएगी ना आप फंस जाएंगे। देखिए दुनिया में तो डिफरेंट इदारों के सिस्टम्स कनेक्टेड हैं यार। फॉर एग्जांपल जितने स्टोर्स हैं वो अपने सप्लायर से कनेक्टेड हैं। अब बड़ी एग्जांपल सुनना चाहते हैं आप, जैसे ही स्टोर के अंदर चीजें कम होती हैं सप्लायर को पता चल जाता है और सप्लायर चीजें भिजवा देता है। तो ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। सर उसमें इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा ना। पहले एग्जांपल समझ लो यार, पहले एग्जांपल समझ लो उसके बाद बात कर लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे। ओके रहने दो उसको, ये खुद ही कन्वर्ट हो गया उस पर। चलो ठीक है, गुड। अब नेट सानी करेगा, अभी लेकर आएगा। जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ, कमिंग बैक, पहले आप इंटीग्रेटेड को समझे ना। आप लोग असल में एक स्टेप आगे जाते हैं बाज़ औक़ात। क्या आपको इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जब भी दो सिस्टम्स को जोड़ दें वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड सिस्टम? यस नो? यस सर। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, ठीक, वो बन जाएगा इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ये सिस्टम हो सकता है दोनों सिस्टम, तीनों सिस्टम एक ही डिपार्टमेंट के हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये 4-5 सिस्टम जो हमने लिंक किए हैं ये एक ही। सर आपको ये समझ नहीं आ रही? मैं तो चाह रहा हूँ कि ये असाइनमेंट दे दे, मैं हम खुद इस पे रिसर्च करते हैं। नहीं सुनो यार, अभी सुनो। तो ये भी हो सकता है ये 4-5 सिस्टम जो हमने लिंकअप किए हैं ये हमारे इदारे के हैं। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि 2, 3, 4, 5 इदारों के सिस्टम्स आपस में लिंकअप हुए हुए हैं, तो ये भी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर समझ आ गई तो आगे चलते हैं। इनपुट टू वन सिस्टम इज इनपुट टू मैनी सिस्टम। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैंने आपसे कही कि भाई अगर आप सेल समझते हैं, परचेस समझते हैं, आप इन्वेंट्री समझते हैं आप? सर हमारा काम ही यही है। तो हाँ, इसीलिए एग्जांपल जिस पे आपने एग्जांपल दी थी, जिस पे आपने एतराज किया कि बहुत बड़ी एग्जांपल है, छोटी एग्जांपल देते हैं, तो ये पहली एग्जांपल ही मैंने आपको दी थी कि जैसे ही सेल करेंगे तो क्या आपको सेल के सिस्टम में डेटा डालना पड़ेगा? यस सर। परचेज के अपना इन्वेंट्री के सिस्टम में डेटा डालना पड़ेगा? सर वो तो एक पूरा इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम होता है। अरे भाई सुनो यार, सुनो प्लीज। क्या आपको सेल के सिस्टम में डेटा डालना पड़ेगा? यस नो? यस। इन्वेंट्री के सिस्टम में डेटा डालना पड़ेगा? यस नो? यस सर। ठीक। नो सर। जब इंटीग्रेटेड होगा तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
आपने सिर्फ सेल में डेटा डाला, ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो इन्वेंटरी के अंदर। बात समझ आ गई? यस नो? सर कैसे ये तो समझ नहीं आ रही। इसके लिए कलमा पढ़ के ना छलांग लगानी पड़ेगी भाई। कैसे उसको यार गुड हो गया। हमें लगानी पड़ेगी या आपको? बात यह है कि पीछे सिस्टम्स लिंक अप है, अब वो सिस्टम की लिंकिंग तो भी हम नहीं पढ़ रहे ना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एक चीज हमने यहाँ चीज डाली, सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ चीज जलेगी, ऑटोमेटिकली वो कहीं और भी चली जाएगी। बस इतना समझना आपने। बाकी जब सिस्टम डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ लेंगे इस चीज को। क्या ये चीज समझ आ गई? अब कैसे जाता है इसको छोड़ दो, आपने फिलहाल ये देखना है जहां तक हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि यहाँ आपने इनपुट किया, दूसरी जगह खुद ही इनपुट चला जाएगा। यस नो? जी यस नो, बस इतना समझना है अभी। यस सर। अच्छा, दूसरा ये है कि आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज इनपुट टू द अदर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपने दो सिस्टम्स लिंकअप है, ठीक है? कौन कौन से सिस्टम लिंकअप है? आपका प्रोडक्शन सिस्टम और आपका लेट्स से इन्वेंटरी का सिस्टम, ठीक है? तो आपका प्रोडक्शन सिस्टम में ये चीज हो गई कि आपने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है? तो अब ये जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए हैं, ये सारे का सारा जो आउटपुट है कि हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ये ऑटोमेटिकली लेट्स से आपके स्टॉक के सिस्टम में चला गया, ठीक है? कैसे जाता है वो छोड़ दें। तो ये जो इस सिस्टम का आउटपुट है, ये बन गया इनपुट फॉर दी अदर सिस्टम। या आप एक और मिसाल ले लें कि आपके पास एग्जाम का सिस्टम, आपकी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम का सिस्टम है। एग्जाम का सिस्टम है, उसमें से आउटपुट प्रोड्यूस हुआ कि ये बच्चा पास हो गया इस मॉड्यूल में, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चली गई आपके पास एजुकेशन के सिस्टम में कि इसे अगले मॉड्यूल में एडमिशन देना। ये बात समझ आती है? एग्जाम का सिस्टम और एजुकेशन का सिस्टम हमने लिंकअप कर दिया है। एग्जाम का रिजल्ट आया, आउटपुट प्रोड्यूस हुआ कि ये बच्चा पास हो गया है, और ये इंफॉर्मेशन चली गई है एजुकेशन सिस्टम में कि नाउ दिस बच्चा इज एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। जी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। कैसे जाती है ये ना पूछिएगा, वो हम सिस्टम डिजाइनिंग में देखते हैं। सर ब्रेक लेने के लिए। सर ब्रेक ले ले 15 मिनट्स की। 15 मिनट्स की ब्रेक क्यों? नो सर यार बस कर दे। सर 5 मिनट्स की कर लें। मैं 5 मिनट है, 5 से 7 मिनट के अंदर वापस आए आप लोग। अभी 41 हो रहे हैं, तो मैक्सिमम 48 49 तक आ जाए आप। सर चले 50 कर लेते हैं ना, 48 आपने किया तो 50 हम। जिसमें जब आ रहा है आ जाए, हम लोग 8 मिनट बाद शुरू। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ब्रेक की कि जरूरत हम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ हम 50 पे शुरू कर देंगे, आप 15 मिनट के बाद आ सकते हैं। ठीक, ओके सर। थैंक यू, बाय बाय। जिंदा है, हाय हाय जिंदा है, चलती फिरती मर जाते हैं। यार हद है यार।
ये कौम नहीं बोलने दे रही है, हर चीज का मजाक बना रही है। अभी आप नीचे कमेंट देखिएगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम हो जाए तो जरा कमेंट मुलाजा कीजिएगा कि क्या बदतमीजी इस वक्त चल रही है कमेंट। तसल्ली औकात मत दिखाओ। यार ये फिर आ गया, पता नहीं कौन। अच्छा जी, वी स्टार्ट। अच्छा, अभी एक साहब ने गाने वाने चलाए हैं तो उनको हमने डिसेबल कर दिया। और नाउ नेक्स्ट टाइम एनीबॉडी लाइक दिस विल बी रिमूव्ड। जैसे कल हमने वो जाफर साहब को रिमूव किया, ठीक है। तो अब तरीका ये है कि जो ऐसी हरकत करेगा पहले उसकी इज्जत अफजाई की जाएगी और फिर उसे रिमूव कर देंगे हम। तो अभी शेख उवैस को शौक था कुछ गाने वाने चलाने का, वो फिर ही इज डिसेबल्ड नाउ।
Okay, the time is over. चलें। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या है जी, डिफरेंट सिस्टम्स को लिंकअप करना है, वो इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। फायदा ये है कि इनपुट टू वन सिस्टम। जी एजाज बोलें। जी एजाज बोलें। बस सर मेरा स्पीकर ऑन ही था सही। अच्छा ठीक। तो इनपुट टू वन सिस्टम इज इनपुट टू मेनी सिस्टम, आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज इनपुट टू द अदर सिस्टम। अच्छा फिर देखिए कंप्लीट व्यू। चलें हम आईसीएमए के एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से आईसीएमए में एग्जाम का सिस्टम अलग है, एजुकेशन का सिस्टम अलग है, और से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का सिस्टम अलग है। ठीक है। अब एक बच्चे की इंफॉर्मेशन 3 सिस्टम्स में पड़ी हुई है। ये बात समझ आती है? जी, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। ठीक होगा। ठीक, लेकिन अगर इंटीग्रेट कर लेंगे हम तो तीनों सिस्टम से इंफॉर्मेशन एक जगह पर आ जाएगी और मुझे एक बच्चे के मुतालिक हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी एग्जाम रिलेटेड भी और एजुकेशन रिलेटेड भी और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से मुतालिक भी। जी क्लियर? यस सर। ओके। और जब मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो मैं ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकता हूँ, मेरा काम भी तेज़ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब आप सोचें क्यों बेहतर हो जाएगा? इसलिए कि जब सारी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं अपनी हर चीज़ को बेहतर अंदाज में चला सकता हूँ। जी अली। सर कंप्लीट व्यू बता दें। यार कंप्लीट व्यू का मतलब ये है कि एक चीज़ 3 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। आपको एग्जांपल समझ आ रही है जो मैं दे रहा हूँ कि आईसीएमए में एक एजुकेशन का सिस्टम है, एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का सिस्टम और एक एग्जामिनेशन का सिस्टम है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पड़ी हुई है, कुछ वहाँ पड़ी हुई है। ठीक, तो अगर 3 सिस्टम में इंफॉर्मेशन पड़ी है, अगर मैंने जोड़ दूंगा तीनों जगह से एक जगह पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो मेरे पास एक बच्चे की पूरी पिक्चर आएगी ना। यस नो? यस सर। ज़्यादा बेहतर फैसले हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल होगी तो मैं तेज़ से काम भी कर सकता हूँ, कस्टमर भी खुश होगा। कस्टमर क्यों खुश होगा? कस्टमर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब आप देखें, एक बैंक की मिसाल ले लें थोड़ी सी बड़ी। बैंक में एक आपके पास सिस्टम है, जनरल बैंकिंग का सिस्टम है जिसमें आपने डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स किए हुए करते हैं। ठीक है। जैसे पीछे एक हाउस फाइनेंसिंग का सिस्टम है, कार फाइनेंसिंग का सिस्टम है। ठीक, 3 सिस्टम्स हैं। अब कस्टमर की इंफॉर्मेशन 3 जगहों पे पड़ी हुई है ना, हाउस फाइनेंसिंग में भी, कार फाइनेंसिंग में भी, जनरल बैंकिंग के अंदर भी। अगर मैं तीनों को लिंक अप कर लूँगा तो जो भी कस्टमर सर्विस का बंदा है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कस्टमर की। जब सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कस्टमर की तो वो कस्टमर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सर्व कर सकेगा, उसको कस्टमर अच्छी तरह से समझ आएगा, उससे वो उसको उसके हिसाब से सर्व करेगा, तो क्या होगा? कस्टमर खुश होगा। यस नो? जी यस नो? यस सर। यस सर। और कस्टमर खुश होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। गार्ड। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉफिट से ज्यादा हम ये चाहेंगे कि हमारे गुडविल बने और हमारी सेल इंक्रीज हो। तो वो तो आपके पास जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। यस सर। डिसएडवांटेज क्या है जी? डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप 2 3 4 5 6 सिस्टम्स मिले हुए हैं, अगर एक आध सिस्टम, एक आध मॉड्यूल, एक आध पीस बैठ जाए तो बाकी सिस्टम में भी इशू आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग का सिस्टम है, उसमें जो आपका से एक मॉड्यूल है फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक, जो आपके कैश को हैंडल करता है और आपके बैंक को हैंडल करता है, वो अगर बैठ जाए तो आपके सेल्स के मॉड्यूल में भी, परचेस के मॉड्यूल में भी मसला आ सकता है। यस नो? सर नहीं समझ आई। नहीं समझ आई यार? 3 सिस्टम्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, एक सिस्टम बैठ गया,
Yes, बाकी sir. दो सिस्टम को थोड़ा बहुत मसला आ सकता है। No, sir. यस सर बिल्कुल आएगा। पुरानी वही एग्जांपल ले लें, इसीलिए हल्की एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपका सेल का, स्टॉक, इन्वेंट्री का और परचेज का सिस्टम है, इन्वेंट्री का सिस्टम खराब हो गया आपका, तो जब आप सेल कर रहे होंगे तो आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही होगी। नो सर। तो बस ये तो लिखा हुआ है कि एक मॉड्यूल अगर फेल हो जाए तो बाकी सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ सकता है। यस सर बिल्कुल। सर इसमें सिर्फ खराब होने का फेलियर आ सकता है या कोई हम एक ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दे तो वो भी सारों में गलत रिकॉर्ड हो जाएगी? फेलियर का मतलब होता है सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लिखा हुआ है फेलियर, एक सही सिस्टम फेल कर गया तो उसका तो काम नहीं कर रहा। सही। अच्छा, फिर नॉर्मली इंटीग्रेटेड सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं, खुद ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे जब 2 3 4 सिस्टम लिंकअप होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। कल भी हम बात कर रहे थे, जो जितना फैक्टर्स इन्वॉल्व होते जाते हैं उतनी चीज कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है। और जो जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसमें खराबी के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। बात समझ आती है? सर कोई एग्जांपल दे दें कॉम्प्लेक्स की। किस चीज की? कॉम्प्लेक्स की। भाई एक चीज, आपका स्मार्टफोन था और सिंपल फोन था, इसमें से कौन सा फोन कॉम्प्लेक्स है? सिंपल। क्या मतलब? एक आपका सिंपल फोन था ना, पुराना वाला, एक आपके पास स्मार्टफोन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है इसमें? सर ये तो डिपेंड करता है कि हम उससे क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्मार्टफोन है। अजीम आदमी आप। स्मार्टफोन कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो भाई एक जो छोटी चीज होती है ना वो कम कॉम्प्लेक्स होती है, जो जितनी बड़ी चीज होगी उतनी कॉम्प्लेक्स होगी। तो वहां हम कह रहे हैं एक सिस्टम के बजाय 3 4 5 6 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीज हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। जी समझ रही बात? यस सर। और जो भी कॉम्प्लेक्स चीज होगी उसके अंदर जितने ज्यादा फंक्शंस होंगे उतने खराबी के चांसेस भी होंगे। जी समझ आती है बात? यस सर। अच्छा, अब चूंकि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं तो एक्सपेंसिव भी होंगे, ठीक है। और आखिरी चीज बीस्पोक। बीस्पोक का मतलब है सर बीच में एक पॉइंट आपने मिस कर दिया है कॉम्प्लेक्स के बाद। कौन सा वाला? एक्सपेंसिव सर। एक्सपेंसिव वाला? सर इससे ऊपर। भाई मैंने अभी आपसे क्या कहा कई दफा कहा सर तो हो गया, highlight वो भी हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उसमें उतने खराबी के चांसेस ज्यादा हैं। सर ये हो गया इससे नीचे वाला। एक्सपेंसिव तो भाई बहुत ज्यादा सिस्टम से तो एक्सपेंसिव होगा, बड़ा सिस्टम एक्सपेंसिव होगा। एक ऐसा सिस्टम है सर प्रोन टू एरर का कह रहा हूँ। प्रोन टू एरर सर, प्रोन टू एरर। तो भाई जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि भाई एक सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें गलती के, खराबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, कम से कम चौथी बार कह रहा हूँ मैं, और आप वही पूछे जा रहे हैं। सर टीचर्स कहते हैं 100 दफा पूछो 100 दफा जवाब आप 100 देंगे, दफा आप 4 पूछे, दफा अभी तक। मैं आपको 100 दफा बताने को तैयार हूँ, लेकिन सुनो तो सही यार। आप सुन नहीं रहे ना, एक ही बात सर को किए जा सुन रहा रहे हूँ हैं उसको। सर, हम कॉम्प्लेक्स में फंस गए थे, उसके बाद एकदम से आप आगे चले गए, पता नहीं चला। भाई कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स होगी जिसमें फंक्शन ज्यादा होंगे तो उसमें एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। बात समझ आती है? ये बात समझ आती है सर। बस यही कहा इसमें। और ज़ाहिर है जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, जितना बड़ा सिस्टम होगा, उतना एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। यस सर। और आखिरी चीज बीस्पोक। बीस्पोक का मतलब है ये सिस्टम, बीस्पोक का मतलब होता है टेलर मेड। एक होता है रेडीमेड, एक होता है रेडीमेड, एक होता है टेलर मेड। रेडीमेड का मतलब मार्केट बना बनाया मिल रहा है, जाके ले लें। और टेलर मेड का मतलब होता है कि आप खास तौर पे अपने लिए बनवाते हैं। जी ये बात समझ आती है? यस सर। तो ये जितने इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं ये बीस्पोक होते हैं, ये आप अपने हिसाब से बनवाते हैं। और ज़ाहिर है आप अपने हिसाब से बनवाते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। कस्टमाइज। हाँ, कस्टमाइज कह लें, बीस्पोक कह लें, टेलर मेड कह लें।
तो इसको चूंकि आप बनाते हैं अपने हिसाब से तो उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। जी बात समझ आती है? Yes, sir. ग्रेट। अच्छा अब थोड़ा सा एक मसला आ सकता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रा गौर से सुने, और जिसने गौर से नहीं सुना तो फिर वो पूछता ही रहेगा। गौर से सुनेंगे तो एक ही दफ़ा में मसला हल हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा? इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम्स, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। इसमें ज़रा मैं आपकी फील्ड की एग्जांपल आप ही से ले लूँ ताकि आगे मसला ना आए। अभी लोगों ने कहा कि हम अकाउंटिंग करते हैं। अब मुझे बताएं, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में आप क्या क्या चीज़ें हैंडल करते हैं, ज़रा बताएं। सर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्या क्या हैंडल करते हैं? सर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट। हसीन नौजवान, ये तो आपने पूरी की पूरी बात बता दी ना, ओवरऑल। सर इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी और कैपिटल। जबरदस्त। चलें, आप इनकम हैंडल करते हैं, आप एक्सपेंसेस हैंडल करते हैं, आप रेवेन्यू हैंडल, अपना एक्सपेंसेस कर लिए, एसेट कर लिए, ये चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, ऐसे ही है? अच्छा, तो इसका मतलब है अगर इसको थोड़ा सा और टर्म्स में कहें तो एक आपके पास मॉड्यूल है, एक पार्ट है जिसके थ्रू आप अपने पेएबल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, एक है जिसके थ्रू आप रिसीवेबल्स को हैंडल कर रहे होंगे, एक पार्ट होगा सिस्टम का, ऐसा ही है? Yes, sir. जी, क्या मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम है मेरे पास और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसके अंदर एक पार्ट है रिसीवेबल्स हैंडल करने के लिए, एक पेएबल हैंडल करने के लिए, एक फिक्स एसेट्स को हैंडल करने के लिए, फॉर एग्जांपल। यस नो? और ये मेरा एक इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम है, इसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स आपस में लिंक्ड अप हैं। यस नो? यस सर। Yes, sir. ये सारे मॉड्यूल्स लिंक्ड अप हैं और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अग्रीड? Yes, sir. हाँ, ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आगे कंफ्यूजन आएगी और फिर लोग कहेंगे ये क्या हो गया। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरा एक अकाउंटिंग का इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसके अंदर मेरे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें मेरा जनरल लेजर का भी है, पेएबल का भी है, रिसीवेबल का भी है, फिक्स एसेट्स का भी है, ठीक है, कैश एंड बैलेंस का भी है। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक। और ये मेरा एक अकाउंटिंग का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक। एवरीवन? यस सर। बस ये याद रखिएगा, अगर आपने ये याद रखा तो आगे ईआरपी आसान हो जाएगा आपका। अब जो हमारा अगला सिस्टम है वो है ईआरपी। ईआरपी का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या है जी? ये भी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। पीछे जो देखा ना वो भी इंटीग्रेटेड है, ये भी इंटीग्रेटेड है, लेकिन फर्क क्या है? तो अब आपने फर्क सुनना है। फर्क ये है कि पीछे जो हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ा था उसमें हम बात कर रहे थे कि एक ही सिस्टम या एक ही फील्ड के या एक ही डिपार्टमेंट के डिफरेंट मॉड्यूल्स थे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने क्या कहा? अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें पेएबल का पार्ट भी है, रिसीवेबल का पार्ट भी है, जनरल लेजर का पार्ट भी है। यस नो? लेकिन वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं दे ऑल बिलोंग टू अकाउंटिंग। यस नो? यस नो? अब इसको यहाँ पर क्या है, ये जो ईआरपी है ये भी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पर नोट डाउन इसमें डिफरेंट सिस्टम्स लिंक्ड अप हैं। ये देखें, आप कर्सर नजर आ रहा है आपको, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यस, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, वही जो मैं कह रहा था पेएबल रिसीवेबल वाले। यस नो? यहाँ पर नोट डाउन करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सिस्टम लिंक्ड अप है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एचआर, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग। जी, सबको ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। जी, बाकी लोग भी कुछ बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यस सर, क्लियर। ठीक, यानी अगर आप नोट करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसके अपने बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक। एचआर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसके अपने अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, हायरिंग का, फायरिंग का, ट्रेनिंग का। यस नो? यस सर। ठीक, ये मार्केटिंग एंड सेल्स है, इसके अंदर अपने बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, ठीक। तो नोट डाउन, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं
वो एक ही चीज से मुतालिक होते हैं, लेकिन ERP जो है हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्रॉस फंक्शनल है। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के सिस्टम्स आपस में लिंक अप होते हैं। जी बात समझ आती है? सर ये बात रिपीट यस सर। यस सर। एवरीवन सर ये बात यस सर के लिए रिपीट कर देता हूँ मैं। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें एक ही फील्ड के मॉड्यूल्स आपस में लिंक्ड अप होते हैं। अकाउंटिंग की एग्जांपल मैंने 3-4 बार दी थी, आपको रिपीट की थी। जो ERP होता है ये क्रॉस फंक्शनल होता है। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के सिस्टम्स को आपस में लिंक अप करते हैं। तस्वीर में भी देखें, परचेजिंग डिपार्टमेंट का सिस्टम लिंक अप हुआ है अकाउंटिंग से, HR से, इन्वेंट्री से, सारे आपस में लिंक अप हुए हैं। यस नो? यस सर। थोड़ा सा सोचें, इफ देयर इज अ क्वेश्चन आस्क मी। जी, any questions? Somebody raised hand. जी कोई सवाल? नो सर। So सर difference अगर between इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम ब्रॉड वे में देखेंगे तो वो ERP बन जाएगा। नहीं, ERP उस वक्त बनेगा जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सिस्टम लिंक अप होगा। अगर एक ही डिपार्टमेंट के सिस्टम लिंक अप हो रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड है, और अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के सिस्टम्स लिंक अप हो रहे हैं तो फिर वो ERP बनेगा। तस्वीर देखें ना, बड़ी आसान ERP चल रहा है मम्मा। जी घरेलू आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। सर ये भी एक सिस्टम है ERP? जी एनी क्वेश्चंस? ERP सर एक सिस्टम है ERP? दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ERP भी एक सिस्टम है। हाँ तो भाई सिस्टम ही पढ़ रहे हैं ना, ERP एक सिस्टम है, ये पूरा एक ERP है। इस ERP के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, सब डिपार्टमेंट के सिस्टम लिंक अप हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने सिस्टम्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं। तो सर ये मॉड्यूल्स हैं? मॉड्यूल कहना चाहे मॉड्यूल कह सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं एक सिस्टम कहूँगा, एक पूरा सिस्टम है। सर जी सर प्लीज आगे चलें, ये तो बहुत इजी है, आगे जाने दें प्लीज। हाँ, जब आप फंसे होते हैं तो आप रोक लेते हैं, अब दूसरा अगर कोई पूछ रहा है तो आपको एतराज हो रहा है। सर कोई भी नहीं पूछ रहा, इनको समझ आ गई सबको। अच्छा, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, शुड वी मूव ऑन? जी स्टूडेंट, शुड वी मूव ऑन? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब देखिए ये जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है बड़ी आसान सी चीज़ है। एंटरप्राइज का मतलब पूरा इदारा, और पूरे इदारे के रिसोर्सेज की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक्ड अप हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें, आपके जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल सभी लोग, तो आपको पता है कि उसमें हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो आप देखिए हर इदारे के अंदर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कैश होता है, रॉ मटेरियल होता है, लोग होते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, मशीन्स होती हैं। तो ये किसी भी इदारे के, किसी भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। जी बात समझ आती है? इन तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं वेरी इजीली थ्रू आवर ERP। अच्छा, ERP बड़ा मजे का काम ये करता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक्ड अप हैं,
सारे डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक्ड अप हैं, तो ये आपके लिए बहुत सारे काम कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर्स के ऑर्डर ले सकता है, आप अपने चाहें तो ईआरपी को लिंक अप कर दें इंटरनेट से, तो फिर कस्टमर्स जो हैं वो आके अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक, सर किसी कंपनी से लिंक कर दें, जैसे कोई गाड़ियों की कंपनी है उससे लिंक कर सकते हैं। क्यों करेंगे लिंक? गाड़ियों की कंपनी से लिंक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। नहीं, कोई प्रैक्टिकल का यूज हो ना, एग्जाम्पल का यूज भी हो। ऐसा दुनिया में आप चाहें तो अपने जहाज को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लें, लेकिन यूज की बात करें ना, तो यूज का एंगल ये है कि आपने वेबसाइट से लिंक किया और कस्टमर जो है वो आके ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ये ऑर्डर ले लेगा। और मजे की बात है, ऑर्डर लेने के बाद ये सिस्टम कमिटमेंट भी कर लेगा कि आपको ये ऑर्डर 2 दिन में डिलीवर होगा, 3 दिन में, 4 दिन में। क्यों? इसलिए कि ये ईआरपी कनेक्टेड है पीछे आपके स्टॉक से भी और पीछे कनेक्टेड है आपके प्रोडक्शन से भी, तो उसको पता है कि इस वक्त प्रोडक्शन कितनी हुई हुई है, स्टॉक में कितनी चीज़ें हैं, तो कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए हुए हैं, तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके कस्टमर को बता देगा कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी 2 दिन में या 10 दिन में। जी समझ आती है बात? सर ये यस सर। अच्छा, फिर ये परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर देगा। अगर आपका स्टॉक कहीं पे कम हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा और सप्लायर को भेज देगा। सर कमिटमेंट समझा दें, कमिटमेंट यार कमिटमेंट की तो समझा रहा हूँ, कमिटमेंट में क्या समझा दूंगा आपको? सर कस्टमर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर सारी क्या समझा दूं कमिटमेंट में? जी क्या समझा दूं? परचेज ऑर्डर और कस्टमर ऑर्डर। भाई वो मैं समझा रहा हूँ ना, अभी चल रहा है डिस्कशन, पूरा ही नहीं हुआ। सर आवाज कट रही है। अगर आपके सिस्टम में आपका स्टॉक कम हो रहा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर, अगर आपके सिस्टम में स्टॉक कम हो रहा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा और सप्लायर को भेज देगा। बात समझ आती है? सर ये सप्लाई चेन में शायद ऐसा होता है। सप्लाई चेन में ऐसा होता है। सप्लाई चेन तो एक खास फंक्शन हो गया, तो आप अगर इतने टेक्निकल है अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल हम जो आपको बता रहे हैं उस एंगल से आप देख लें। अब सप्लाई चेन में आप देखें, लोकल सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन है, वो फिर और बहुत सारे इश्यूज हैं। आप सिंपली ये देखें कि आपका सिस्टम इस काबिल है, अगर एक ईआरपी है तो ये सिस्टम इज दिस काबिल, वो ऑटोमेटिकली स्टॉक को मॉनिटर करता रहता है, एंड इफ देयर इज एनी इशू इट विल प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर। ठीक, फिलहाल आपको इतना समझ आती है बात? यस सर। फिर एक और चीज़ ये है कि ये एम्प्लॉय कॉस्ट भी आपको कैलकुलेट करके, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आजकल एक ऑर्डर आया हुआ है और इस ऑर्डर की वजह से आपके पास ओवर टाइम चल रहा है, ठीक है, तो अब वो सिस्टम उसको पता है कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, किन वक्तों में काम कर रहे हैं, क्योंकि ईआरपी पूरा कनेक्टेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कनेक्टेड है एचआर से, सब डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड है। उसको पता है कौन कौन सा स्टाफ किस किस प्रोजेक्ट पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो वो आपको बता सकता है कि आपकी इस मंथ की, इस दिन की एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी होगी। जी बात समझ आती है? यस सर। राइट जी। अच्छा जी, 2 लोगों ने हाथ उठाया, फरमाइए। तलहा अनीस, क्या मसला आपका? सर वो तो बहुत पहले उठाया था। चलें, आपके सवाल का जवाब आ गया या नहीं? यस सर, वो तो कब का आ गया। चलें ग्रेट जी। एजाज आपने भी, अच्छा आप जी एजाज। सर कस्टमर ऑर्डर और परचेज ऑर्डर सर बता दें। क्या चीज़? सर कस्टमर ऑर्डर और परचेज ऑर्डर बता दें। ये बता दूं? यस सर। सर ये कंफ्यूजन है, समझ नहीं। आपके डिस्कनेक्ट हो गए थे? यस सर। सर ये मेरे घर के पास ही रहता है, मैं इसको समझा दूंगा।
तो एक काम करें ना, इन्हें बोलें क्लास में आए ही ना करें, ठीक है ना, आप इन्हें जाके समझा दिया करें। सर माइंड नहीं कर रहे हैं आप। कस्टमर क्या है, नहीं माइंड नहीं करके, मैं कह रहा हूँ उसका भी हक है सवाल पूछने का। तो ये तो बात नहीं है कि एक बंदा सवाल सर पूछे। सिस्टम ही जब खराब हो तो फिर ऐसे ही होता है ना। अब 70 की क्लास के लिए एक बंदे का सिस्टम खराब है तो उसके लिए रुक तो नहीं सकते। ये बात भी सही है आपकी, बट कोई कस्टमर ऑर्डर का मतलब है कि आपका सिस्टम जो है कस्टमर्स के ऑर्डर ले सकता है, ठीक है, और बेस्ड ऑन आपकी स्टॉक पोजीशन वो कस्टमर को बता देता है कि आपका ये ऑर्डर 1 दिन में डिलीवर होगा या 10 दिन में, ठीक है। और परचेज ऑर्डर का मतलब ये है कि सिस्टम ये भी हैंडल कर लेता है कि आपका स्टॉक, अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर जनरेट कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, अब तक जो सूरत हाल रही है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अगले टॉपिक्स के हवाले से डर गया हूँ, क्योंकि अब सर आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लिया। पता नहीं यार, आज ज्यादा पढ़ा कम पढ़ा, मेरे ख्याल से मुनासिब पढ़ा, ज़्यादा। लेकिन ये थोड़ा सा देख लें चीज, एटलीस्ट इसका बैकग्राउंड ले लें आप। लेकिन डेटा स्टोरेज अप्रोचेस, कल फिर भूल जाएगा, फायदा नहीं है। रुक जाओ। डेटा स्टोरेज अप्रोचेस, दिस इज अ बिट टेक्निकल टॉपिक, ठीक है। अब टेक्निकल टॉपिक के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके लिए, वो मैं आपको पहले से बता दूँ, वो ये है कि आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। चंद लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते, और अनफॉर्चुनेटली चंद लोग का डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर वो बीच में दोबारा कनेक्ट होते हैं तो इशू आता है। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा फोकस सर टेक्निकल हमारे चीज़। कंट्रोल में तो नहीं है नेट सर। क्या है जी? मैं कहना सर हमारे कंट्रोल में तो नहीं है नेट सर, कई बार हाँ हाँ ठीक है, तो मैं इसीलिए जो वापस डिस्कनेक्ट होते हैं तो मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ उसमें, लेकिन जब तक आप कनेक्टेड हैं उस लम्हे तक फुल तवज्जो चाहिए आपकी। ओके सर। अच्छा, डेटा स्टोरेज अप्रोचेस याद करें, इसी चैप्टर में पीछे हमने बात की थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल बैंक का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हुआ हुआ है कस्टमर का। ICMA का जो सिस्टम है उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर हुआ हुआ है। एक एयरलाइन के अंदर लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका डेटा स्टोर हुआ हुआ है, उनके पैसेंजर्स का डेटा स्टोर हुआ हुआ है, उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर हुआ हुआ है, उनके जहाज़ों का डेटा स्टोर हुआ हुआ है, उनके जहाज़ों के मेंटेनेंस का डेटा स्टोर हुआ हुआ है। जी, एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर। ठीक है ना? यस सर। पीछे हम ये जिक्र कर आ गए थे कि सिस्टम में डेटा स्टोर होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी किसी ने एतराज़ किया कि जी एक सिस्टम में इनपुट करते हैं तो दूसरे में कैसे चला जाता है, तो कैसे चला जाता है ये जब हम सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना वहाँ पढ़ लेंगे, और कुछ आइडिया यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये आगे आएगा, ठीक। तो पीछे जिक्र आया था कि सिस्टम में डेटा स्टोर होता है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हैं और देख रहे हैं कि डेटा कैसे स्टोर होता है। अच्छा, एक और चीज़ बड़े मज़े की लाइन लिखी है मैंने, पहली लाइन कि डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन। जब आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, और यार हमारा एक टॉपिक सिस्टम डिज़ाइनिंग भी है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन, घबराना शुरू हो गया हूँ मैं। तो बहरहाल सिस्टम जब आप डिज़ाइन करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, उसमें कैसे रिट्रीव होगा। रिट्रीव का मतलब है कैसे मैं उसको वापस देखूंगा, कैसे मैं उसे मैनिपुलेट करूंगा। मैनिपुलेट का मतलब है प्रोसेस करूंगा। ये तीनों बड़े अहम पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारी अहम बातें इसमें हो जाएंगी। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज समझते हैं। मीन्स उनके ख्याल से सिस्टम का मतलब है कि इसमें हम डेटा डाल सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। जी, ये बात समझ आती? मीन्स वो सिस्टम को देखते हैं सिर्फ एक ऐसी चीज़ जो इस काबिल है फिर इसमें डेटा डाला जा सकता है और डेटा देखा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन सिस्टम ज़ाहिर है डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनिपुलेशन से आगे भी बहुत कुछ है।
अच्छा, डेटा को स्टोर करने के और रिट्रीव करने का मतलब है वापस लेना। 3 अप्रोचेस हैं, नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड डेटाबेस अप्रोच। जी, कितने अप्रोचेस हैं डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल की? 3 अप्रोचेस। अच्छा, ये चीज पहले ही सुन लें आप कि ये अप्रोचेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई, ठीक है, और मैंने उसी तरतीब में लिखी हैं। पहले नॉन इंटीग्रेटेड अप्रोच थी, इस बेसिस पे हम सिस्टम्स बनाते रहे और उसमें 10 मसले थे। फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, फिर कुछ हमें अकल आ गई, तो हमने यूज़ करनी शुरू की इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक। फिर हमें कुछ मज़ीद अकल आ गई, कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो हमने इस्तेमाल करनी शुरू की डेटाबेस अप्रोच। जी, ये चीज़ क्लियर है? यस सर। ग्रेट सर। क्लियर तो है, लेकिन मैं तो कहता सर मंडे वाले दिन से सर शुरू करते हैं ये, क्योंकि नई चीज़ है ये बिल्कुल। हाँ, मंडे को शुरू करेंगे। असल चीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड अभी मैं सेट कर लूँ, क्योंकि मंडे को रिवाइज कर देंगे यार, क्या हो गया? मंडे को क्योंकि सर ये फिर 4 दिन ऑफ होगा तो सर फिर सारा आपको न्यू नहीं, वो बताना मैं मंडे से मैं शुरू किसी करें। वजह से इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, और हम वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे। जस्ट चलें ठीक है सर। तो नॉन इंटीग्रेटेड अप्रोच थी, और ज़ाहिर है फिर हमें ख्याल आया कि इसमें बहुत सारे मसले भी हैं, लेकिन मजबूरियाँ भी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम गुजारा करते रहे। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, कुछ अकल भी आई, तो हम इंटीग्रेटेड पे चले गए और हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगे। लेकिन फिर हमें समझ आया कि इसके अपने इश्यूज भी हैं। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, कुछ बेहतरी हो गई, तो हमने डेटाबेस अप्रोच भी इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अभी इसका बेसिक मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, अभी इसकी वजह के पीछे हम बात कर चुके हैं। याद करें, अभी हमने बात की थी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की, ठीक है। जब आपके पास नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं, इसका मतलब है कि उनपे आपस में कनेक्शन नहीं होता। जब आपस में कनेक्शन नहीं होता तो क्या होता है, इसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल लेते हैं जो आप सबकी देखी हुई है, और ये मिसाल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ बिकॉज आप लोग सारे बड़े हैं और सारे लोग अबव 18 हैं। यस नो? सर क्या क्या आपने बताइएगा क्या कहा मैंने कहा कि ये बड़ी एग्जांपल है, मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि सारे लोग अबव 18 हैं। यस नो? जी सर, ठीक हो गया सर। हम तो हैं, बाकियों का पता नहीं। अच्छा, ये आप बड़े फालतू में खुश हो गए कि अबव 18 का मतलब है कि आपके मतलब की एग्जांपल आ रही है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है अबव 18। हाँ, अबव 18 का मतलब है कि सबके पास शनाख्ती कार्ड है। यस नो? यस सर पासपोर्ट भी है। बिल्कुल जी, पासपोर्ट भी है ना। गुड, वेरी गुड। चलिए, ये तो और अच्छी बात हो गई। तो अब देखिए, एक ज़माने में लोगों के पास कई शनाख्ती कार्ड होते थे। सर अभी भी है जिनकी अप्रोच है। बहुत मुश्किल है, इक्का दुक्का केसेस होंगे ना। पहले तो हर एक के पास, और कई पासपोर्ट्स होते थे। आज आपके पास एक ही शनाख्ती कार्ड हो सकता है और एक ही पासपोर्ट हो सकता है। ये कमाल है इंटीग्रेटेड सिस्टम का, और उसके पीछे इंटीग्रेटेड नीचे गिराओगे? जी, ये बात गिराएगा फिर नीचे। सर ये क्यों सर आईडी कार्ड होते थे सर? सर किसी का माइक ओपन है, प्लीज ये बंद करवा दें। ये सारे म्यूट हो गए। जी, बात समझ आई कि अब ये मल्टीपल पासपोर्ट्स होना और मल्टीपल CNIC होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। चंद केसेस हो सकते हैं, और चंद केसेस सर वैसे ये सर आईडी कार्ड ज्यादा होते क्यों थे सर, ये तो बताएं ना सर, क्योंकि ये तो नहीं पता मुझे। यही था ना, पहले तो नॉन इंटीग्रेटेड अप्रोच थी ना, तो आप इस जगह चले गए, इस शहर में चले गए, आपने वहाँ के ऑफिस से बनवा लिया। दूसरे शहर चले गए तो दूसरी जगह से बनवा लिया। ठीक होगा। अब आप ये बात समझ आ गई है। अब आप दुनिया पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब इसी आइडिया को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड डेटाबेस अप्रोच। ठीक है जी? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंडे को क्लास होगी तो मेक श्योर एवरीबॉडी जॉइन्स ऑन टाइम। क्यों? अगर आपने टाइम पे ज्वाइन नहीं किया
और नॉन इंटीग्रेटेड निकल गया तो बस फिर इंटीग्रेटेड आपको ना समझ आएगा, ना डेटाबेस समझ आएगा, और फिर आगे सिस्टम डेवलपमेंट तक आपका चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो बताने का मकसद ये है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दे दिया ताकि उस दिन अगर कोई देर से भी ज्वाइन करता है तो ज़्यादा मसला ना हो। बट आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप नेक्स्ट क्लास में इन टाइम ज्वाइन करें, बिकॉज अगर आपका नॉन इंटीग्रेटेड मिस हो गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेटेड भी समझ में नहीं आएगा और डेटाबेस भी नहीं समझ आएगा, जिसका मतलब है कि आगे जो टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट उसका भी काम हो जाएगा। जी बात समझ आ गई? यस सर। सर एक्सक्यूज मी। जी जी बोलें। सर एक ओवरव्यू दे दें आज जो जो पढ़ा। किस चीज़ का ओवरव्यू? जो आज आपने पढ़ा है, जो कवर किया है? जी जी। आपको असाइनमेंट का बड़ा शौक था ना, तो ये आपका असाइनमेंट है कि आप आज के जो पढ़ा है हमने इसका ओवरव्यू आप अगली क्लास में हम सबको देंगे, ठीक है? सर कोई रिटर्न देना, पढ़ने का तो नहीं हाँ हाँ फायदा। रिटर्न है, ये रिटर्न है, ये रिटर्न है कि मेक नोट्स, मेक ए Okay. ब्रीफ of all what we have studied today, and you will present this thing in the next class in 5 minutes, okay? Okay sir, thank you. Sure. Thank you very much. See you people. Allah Hafiz. जी जी बोलें। सर जनाब बोलें। सर एक रिक्वेस्ट थी थोड़ी। जी फरमाइए। सर वो स्लाइड ये आपने शेयर की है, आप ये असल में अपने टाइमिंग चेंज हो गई है ना, तो मैं ऑफिस की वजह से ले नहीं पा रहा हूँ आपकी क्लास रेगुलर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने शेयर कर दी हुई है, आज दोबारा शेयर की है मैंने। तो ये कहाँ शेयर हुई है सर? मुझे तो मालूम नहीं है। आप ये जो MIS ऑनलाइन ग्रुप इसमें नहीं है? नहीं सर। आप एक काम करें, मेरा नंबर ले लें, मुझे मैसेज कर दें, मैं अभी आपको लिंक भेज दूंगा, फिर आप इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो मेरा नंबर आप लिख लें। ठीक है सर, आपका नंबर है मेरे पास। है नंबर? बस ठीक है, मैसेज कर दीजिए, ठीक है? और जो भी जो ग्रुप में नहीं है वो मुझे मैसेज कर अच्छा दें। सर एक रिक्वेस्ट और थी सर। जी जी बोलें बोलें। सर एक रिक्वेस्ट और थी। बोलें सर बोलें। इस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अलावा किसी और स्लॉट में भी पढ़ाते हैं या किसी टाइम और टाइमिंग में? यार मेरा ख्याल है कि MIS की एक ही क्लास हो रही है और उसकी यही टाइमिंग्स है। असल में सर पहले टाइमिंग Excuse me, जो sir. वो इजी था, तो अभी ये अब ज़रा उसमें थोड़ा सा ICMA की भी स्केड्यूलिंग की है, तो उनके पास भी अपने इश्यूज थे, तो दे हैव डन इट अकॉर्डिंगली। सर पिछले वीक का सर आप सेंड कर सकते हैं लेक्चर स्लाइड्स? मैंने सारे सेंड कर दिए हैं दोबारा आपको। नहीं सर। बच्चा आप फिर चेक से? कर लो, आज मैंने ठीक किया है। था, चेक कर लो आप बस। ठीक है। ठीक सर है आपको जी। सर कहा था स्लाइड चेक करिएगा सर अपनी। क्या करना है? सर स्लाइड सर जो प्रिंट का सर मसला बन जाता है सर। भाई मैंने आज आपको भेजी, आप चेक कर लें, चेक कर लो, मैंने आपको कोई 1-2 घंटे पहले भेजी है, आप चेक तो करें उसको। चले मैं चेक कर। सर आप कराची से तो नहीं? सर ग्रुप में भेजिए आपने। यार ग्रुप में भेजूंगा ना, और कहाँ भेजूंगा? आवाज नहीं आ रही आपकी सर। सर ग्रुप भी सर 3-4 बनेंगे इसलिए। 3-4 ग्रुप है तो ये आपका कसूर है। मैंने इसीलिए बड़ा स्ट्रिक्टली एक ही ग्रुप का लिंक सबसे मैं शेयर कर रहा हूँ, सो दैट everybody stays in the same group. If you go to other groups, that's your choice. यस सर। एक ही ग्रुप है, और वैसे उसका नाम कभी किसी ने पता नहीं चेंज कर दिया, बेहुदा नाम रख दिया MIS ऑनलाइन चैट। यस सर। ये तो अजीब सा, बल्कि इसको चेंज कर दो, चैट नहीं होना चाहिए, शुड बी नाउ MIS ऑनलाइन क्लास। सर जिसने भी नाम रखा है सर ठीक रखा है सर, एक एक दिन में 400 मैसेज आता है सर उधर। अच्छा सर इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा चैट होती है सर उधर। जहन्नम में जाएंगे सारे फिर। ये सर उसका एक काम स्लाइड करें सर आप आप। भेजते हैं सर सर, उस इसमें आप स्लाइड के अपनी ऊपर अप्रोच रखें ना सिर्फ। 300 मैसेज सर सिर्फ स्लाइड के ऊपर allow चढ़ करें। जाता है। ठीक है चला अच्छा, देख लीजिएगा, मैंने आज ही शेयर किया तो आपको जी, मिल ठीक है जाएंगे। ठीक है जी, चलें, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
हम्म।